हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के ऊपर। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने बात की थी बौद्ध साहित्य के ऊपर। तो आइए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले परिचय के बारे में। दोस्तों, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया जिले में फैला हुआ था। महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य थे और धीरे धीरे मगध ने अन्य 3 महाजनपदों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी कि जो वर्तमान में राजगीर है वह थी। और इसके बाद मगध के उत्थान के प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं: विस्तृत उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार में वृद्धि, वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, कृषि में लोहे के उपयोग, धान की रोपाई की पद्धति का विकास, कृषि में दासों और कर्मकारों को लगाया जाना, नवीन धर्मों का उदय और इसी के साथ सामाजिक खुलापन एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण। दोस्तों, मगध में शिल्प और उद्योग धंधों का विकास हुआ और वाणिज्य, व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास भी हुआ। और वैदिक साहित्य में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण भी शुरू हुआ, जिससे राज्य निर्माण की प्रक्रिया को बल मिला। दोस्तों, मगध साम्राज्य काल में बर्तनों से अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान नगर व्यवस्था अस्तित्व में थी। और इसी प्रकार इन मिट्टी के बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले मृद भांड कहा गया है। मगध साम्राज्य का उल्लेख अर्थवेद में किया गया है और मगध में गणतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में थी। और इसी के साथ इस दौरान ग्राम के प्रधान ग्रामक कहलाता था और वह न्यायिक, सैन्य तथा कार्यकारी कार्य करता था। और इस दौरान धर्म, विज्ञान, ज्योतिष और दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ। और मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। दोस्तों, पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन तथा सामाजिक आर्थिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एवं शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। तो यह था इसका परिचय। और अब बात कर लेते हैं हर्यक वंश के बारे में, जो 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। दोस्तों, हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला राजवंश था। इस राजवंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। और आरंभ में हर्यक वंश की राजधानी राजगृह में स्थित थी, परंतु बाद में इसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया। और हर्यक वंश के प्रमुख शासक एवं उनका जो कार्यकाल है वो इस प्रकार से है। तो आइए बात करते हैं हर्यक वंश।
इसकी स्थापना दोस्तों बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी और इसके साथ ही राजनीतिक भक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। दोस्तों बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों, कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया था। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। दोस्तों उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया और बिंबिसार ने दूसरा विवाह प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया और इसके बाद बद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इसने विवाह किया। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। दोस्तों सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुक्कू रक्ती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया गया था। दोस्तों बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। दोस्तों बता दें बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया और बौद्ध और जैन ग्रंथ अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया। और अब बात करते हैं अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर का समकालीन था। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध युद्ध किया। उसने कौशल और काशी को पराजित किया और उसने अपने मंत्री सुनिध और वरसकार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डाली और वज्जी का पतन करवाया। दोस्तों वैशाली के विरुद्ध युद्ध में इसने रथमुशन और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इसने अपनी राजधानी राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाया और इसके काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसने राजगृह में स्तूप बनवाया और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया। तो इस प्रकार रहा अजातशत्रु का शासनकाल। और अब बात करते हैं उदयन। उदयन का जो शासनकाल 460 से 440 ईसा पूर्व है। दोस्तों अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन अथवा उदयभद्र शासक बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों इसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण भी करवाया और वह जैन धर्म का अनुयायी था। और अब बात करते हैं जो अन्य शासक है। दोस्तों उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और दर्शक जैसे शासक हुए, परंतु वे अधिक समय तक शासन नहीं कर सके। वे अधिक योग्य व कुशल नहीं होने के कारण अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाए। दोस्तों अब बात करते हैं शिशुनाग वंश।
दोस्तों शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठे और महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। उसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राजा अवंती को मिलाया। दोस्तों वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। इसी के साथ शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गृहव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया और 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। दोस्तों महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ। दोस्तों बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। तो आइए बात करते हैं नंद वंश। दोस्तों 344 ईसा पूर्व में महापदनंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापदम तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। दोस्तों यह नाई जाति का था। महापदम नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं जैसे उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशासिद्धक, कैवर्त, धनानंद, चंद्रनंद। दोस्तों इसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया। धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। दोस्तों चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। महापदम नंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजयी पताका लहराई। नंदवंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। दोस्तों व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापदम नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए और शाक्टाय तथा स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो मगध साम्राज्य था इसका प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। इस दौरान नौकरशाही रक्त संबंध से अलग थी और बलिसद्दक, शौलिकक, राजुग्राहक और अक्षपटलाधिकृत इस काल के प्रमुख अधिकारी थे। दोस्तों महाजनपदों के सैनिक दोधारी तलवारी और सरकंडे के बाणों के मुख पर लोहे की नोक लगाकर उपयोग किया करते थे। इस दौरान कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। दोस्तों इस काल में खेती के लिए लोहे के बने उपकरणों का उपयोग प्रारंभ हुआ तथा कृषि की नई पद्धतियों का विकास भी इसी काल में देखने को मिला है। दोस्तों भूमि माप की इकाई निवर्तन कहलाती थी।
6वीं सदी ईसा पूर्व में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए जिसे श्रेणी कहा जाता था, जिसका प्रमुख श्रेष्ठिन अथवा ज्येष्ठक कहलाता था। संभवतः इस काल में विनिमय के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाना आरंभ हुआ। यह सिक्के सोने और चांदी से बने थे। दोस्तों, इस काल के सिक्के आहत सिक्के कहलाए। व्यापार की वृद्धि के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार किया जाता था। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के बुद्ध के समय 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख भी इसी साम्राज्य में देखने को मिला है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है मगध साम्राज्य के ऊपर। और दोस्तों, इसी तरीके से रोज़ एक नए टॉपिक के साथ जो अपना सिलेबस है उसको डे बाय डे कवर करते रहेंगे। और जो अगला जो वीडियो आने वाला है वह है सिकंदर का आक्रमण। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और इस तरीके से जो आप अपना सिलेबस है उसको कवर कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।